नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं धान की खेती के लिए। धान की खेती के लगभग 2 से 3 वीडियो आएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल होती है। जैसे आपकी गन्ना है, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, ये महत्वपूर्ण फसलें हैं, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सामान्य परिचय। ठीक है, किसी भी फसल का हम लोगों को सबसे पहले सामान्य परिचय के बारे में पता होना चाहिए, तभी आगे चीज़ें पढ़नी चाहिए। अगर सामान्य परिचय नहीं पता है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो धान के अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है। ठीक है, ओराइजा सटाइवा। और जितना भी मैं लिख रहा हूँ ये साथ ही साथ आप लोग नोट करते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई भी दिक्कत ना हो, आपके अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे। वहीं पे अगर हम धान के कुल की बात करें, इसका कुल क्या है? ठीक है, तो कुल क्या है? पोएसी। ये नया नाम है पोएसी। अगर एग्जामिनर आपसे कभी भी पूछ देता कि पुराना नाम बताइए तो इसका ग्रेमनी है। ठीक है, पोएसी है ग्रेमनी। ठीक है, पुराना नाम। ठीक, इसके साथ साथ में आपको गुणसूत्र भी पता होना चाहिए कि इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं। तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 24 होते हैं, या इनको बोलते हैं 2n बराबर 24। ये कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। ये डिप्लॉयड क्या होता है इसको आप धीरे धीरे समझेंगे, अभी यहाँ पे समझाएंगे तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें कि उत्पत्ति कहाँ हुई थी, उत्पत्ति स्थल की अगर बात की जाए तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, पिछले वीडियो में जब हम गेहूं का परिचय पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि गेहूं का जन्म स्थान कहाँ का माना जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो धान का उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडो बर्मा। कभी कभी डायरेक्ट लिख के आ जाता है कि इंडो बर्मा। ठीक है, धान का उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडो बर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर हम और भी धान की बात करें तो जो धान है वो हमारा स्टेपल फूड है। कैसा है? स्टेपल फूड। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इसके ऊपर निर्भर हैं, धान के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसके ऊपर निर्भर हैं। अगर इसकी बात की जाए तो 2.7 बिलियन लोग चावल के ऊपर निर्भर हैं, और वो भी संसार के। ठीक है, पूरी संसार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो संसार में लगभग 2.7 बिलियन लोग निर्भर हैं धान के ऊपर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितने? 2.7 बिलियन। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कितने परसेंट जनसंख्या, लगभग अगर हम यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जो चावल है हमारा, चावल पे कितने परसेंट लोग हैं निर्भर, तो संसार की लगभग 60% जो जनसंख्या है, 60% संसार की जो जनसंख्या है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? धान के ऊपर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और वो भी अगर हम बात कर रहे हैं धान में तो यहाँ पे विश्व के स्तर पे बात कर रहे हैं, अर्थात संसार में बात करते हैं, 60% लगभग जो जनसंख्या है वो चावल के ऊपर। तो इसीलिए इसको स्टेबल फूड कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि इसी में एक बंगाल फेमाइन आया था चावल के ऊपर। हालांकि जो बंगाल फेमाइन आया था उसमें एक रोग लगा था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो वहाँ पे क्या हुआ था? बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत लोग मर गए थे। बीमारी की वजह से नहीं मरे थे, वो बीमारी तो धान में आई थी, क्योंकि धान में आने के बाद में वो जो चावल का उत्पादन था वो कम हो गया था। ठीक है, और जो हमारे देश में वो चावल था वो हमारा देश पहले गुलाम था तो वो दूसरे देशों में चला गया था, तो वहाँ पे जो भुखमरी आ गई थी, आई तो इस बीमारी के कारण थी, बंगाल फेमाइन इसीलिए आया था। ठीक है, तो बंगाल फेमाइन में, क्योंकि ये बंगाल की साइड में चावल जो है वो मुख्य रूप से भोजन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों का मुख्य भोजन क्या है? चावल है। चावल के होने के कारण उसमें रोग लग गया था, तो बंगाल फेमाइन आया था, तो वहाँ पे बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, काफ़ी मात्रा में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एशिया के मामले में कि एशिया में कितने परसेंट धान का उत्पादन होता है। अगर एशिया में अगर हम धान के उत्पादन की बात करें, 90% लगभग धान पैदा होता है एशिया में। 90% क्या होता है? धान पैदा भी होता है एशिया में। और 90% लगभग यहाँ पे लोग क्या कर लेते हैं? धान को खा भी लेते हैं, अर्थात चावल को खाते हैं। ठीक है, अगर एशिया में मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पे एशिया में भारत आता है। ठीक है, भारत और चाइना, 2 देश आते हैं। ठीक है, अब अगर हम उत्पादन की बात करें, उत्पादन के मामले में संसार में कौन आगे है या हमारा भारत आगे है, कौन आगे है, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्पादन में देख लेते हैं संसार के स्तर पे। अगर हम संसार के स्तर पे हम लोग देखते हैं संसार में कितने परसेंट धान उगाया जाता है,
तो आपको बता दें कि जो धान का उत्पादन है वो सेकंड नंबर पे आता है। धान उत्पादन में जो संसार में धान दूसरे नंबर पे आता है उत्पादन में। और यहीं अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं जो होता है हमारा वो प्रथम नंबर पे आता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में धान पहले नंबर पे आता है। धान उत्पादन में कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है। और गेहूं हमारा कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। तो ये चीज़ भी आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब अगर हम धान के कुल एरिया की बात करें कि कितने एरिया में धान उगाया जाता है, एरिया की अगर हम बात करें धान की, तो कितने एरिया में उगाया जाता है? लगभग 164.19 मिलियन हेक्टेयर एरिया में धान की खेती की जाती है। संसार की यहाँ पे बात हो रही, संसार में लगभग कितना 164.19 मिलियन हेक्टेयर खेती की जाती है। वो भी अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसमें आता है आपका भारत और चाइना, ठीक है। दो ही देशों में सबसे ज़्यादा खेती होती ही चाइना प्रथम पे आता है, दूसरे पे भारत आता है। तो ये तो बात आपको पता ही है। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें, क्योंकि ये तो पूरे विश्व का हो गया, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें कितने क्षेत्रफल पे इसकी खेती की जाती है, तो आपको बता दें 45 मिलियन हेक्टेयर लगभग में है, ठीक है। ये डाटा एकदम क्लियर नहीं है, आपकी जो कॉम्पिटेटिव बुक होती हैं उनसे लिया हुआ डाटा है, तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा। तो 45 मिलियन हेक्टेयर पे क्या होता है? भारत में धान की खेती लगभग की जाती है। अब अगर हम कुल उत्पादन की बात करें कि धान का उत्पादन कितना होता है, उत्पादन देख लेते हैं। विश्व के स्तर पे यहाँ पे देखेंगे धान का उत्पादन, विश्व के स्तर पे देख रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 519 मिलियन टन जो होता है चावल पैदा किया जाता है हमारे संसार में, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जो देश आते हैं आपका भारत आता है और प्लस आपका चाइना आता है, क्योंकि एशिया में दो ही जो इम्पोर्टेंट आपके देश हैं जो धान की खेती और गेहूं की खेती मतलब पैदावार में सबसे आगे रहते हैं। चाइना प्रथम नंबर पे आता है, प्रथम है उत्पादन के मामले में, और दूसरे नंबर पे आता है भारत, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे आता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता ही होगी। अब आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जहाँ से प्रजातियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम लोग देखेंगे कुल प्रजातियाँ, ठीक है। साथ साथ में नोट करते रहना, मैंने कई बार ये बात बोली है, क्योंकि ये चीज़ें आपको लिखोगे तो अच्छी तरीके से याद रहेंगी, अन्यथा भूल जाएंगे, ठीक है। अगर हम कुल प्रजातियों की बात करें तो कुल प्रजातियों में लगभग अगर हम बात करें तो इसकी कितनी है? 24 प्रजातियाँ हैं, ठीक है। 24 प्रजातियाँ धान की हैं। 24 प्रजातियों में से जो 7 प्रजातियाँ हैं वो टेट्राप्लॉइड हैं। अब ये टेट्राप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है, ये धीरे धीरे चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि टेट्राप्लॉइड हैं ये, और जो बाकी की बची प्रजातियां हैं वो कैसी हैं? डिप्लॉइड हैं। ये डिप्लॉइड वाले की खेती की जाती है, और डिप्लॉइड वाले में से भी 2 की खेती की जाती है। कितनों की? 2 की खेती की जाती है। इसमें किस किस की जाती है? एक तो आपकी की जाती है ओराइजा सटाइवा की, ओराइजा सटाइवा, जो कि मेनली आपका देखा जाए तो ये भारत में इसकी खेती की जाती है। कहाँ की जाती है? भारत में इसकी खेती की जाती है। अगर हम यहाँ पर दूसरी की बात करें तो दूसरी का नाम क्या है? ओराइजा ग्लेवेरिमा, ओराइजा ग्लेवेरिमा, ये दूसरी है। तो पहली डिप्लॉयड कौन सी है? ओराइजा सटाइवा की खेती की जाती है, और दूसरी ओराइजा ग्लेवेरिमा की खेती की जाती है। और इसकी जो खेती है वो कहाँ की जाती है? ये अफ्रीका में की जाती है, ठीक है। ओराइजा सटाइवा तो आपको पता है भारत में होती है, ओराइजा ग्लेवेरिमा की का अफ्रीका में की जाती है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओराइजा सटाइवा को। ये जो ओराइजा सटाइवा है, ठीक है, इसकी भी 3 उपजातियां हैं। कितनी? 3 उपजातियां इसकी भी हैं। और वो कौन कौन सी हैं वही महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओराइजा सटाइवा इंडिका। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी खेती क्या है, वो हमारे भारत में की जाती है। तो इसकी खेती कहाँ होती है? भारत में की जाती है। ओराइजा सटाइवा इंडिका है, उसकी खेती कहाँ की जाती है? भारत में की जाती है। इसको ट्रॉपिकल राइस भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल राइस भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़, ये आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि जो कुल प्रजातियाँ हैं वो तो 24 हैं, 7 तो टेट्राप्लॉइड हो गई और बाकी की बची वो डिप्लॉइड हो गई। डिप्लॉइड में से हम 2 की खेती करते हैं, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा ग्लेवेरिमा की करते हैं, ठीक है।
ये 7 कैसी हैं? ये 7 जो आपकी हैं ये जंगली हैं, ठीक है। कैसी हैं? जंगली, जंगली प्रजातियां हैं, ठीक है। और डिप्लॉयड में से भी जो हैं बाकी की जो जितनी भी बची हुई हैं सभी की सभी कैसी हैं? वो भी जंगली हैं। कैसी हैं? जंगली हैं। अब यहाँ पे चीज़ समझिएगा, मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूँ। जो जंगली है, ठीक है, इसी में से एक निकल के आई है जो आपकी वैरायटी है ओराइजा निबोरा, ये भी जंगली है। ओराइजा जो निबोरा है ये भी जंगली है। ऐसा माना जाता है कि ओराइजा निबोरा से ही, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ओराइजा निबोरा से ही हमारी ओराइजा सेटाइवा निकली हुई है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो 7 बची हुई 24 में से 7 कैसी हैं? वो टेट्राप्लॉइड हैं, जंगली प्रजातियां हैं। डिप्लॉयड वाली वो भी बाकी की सभी जंगली हैं, उसमें से 2 की खेती की जाती है। कौन सी? ओराइजा सेटाइवा भारत में, ओराइजा ग्लेबरिमा अफ्रीका में, ठीक है। बाकी अगर याद रहे तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 जो हमारी उपजातियां हैं, ओराइजा सेटाइवा इंडिका है, उसकी भारत में खेती की जाती है, इसको ट्रॉपिकल राइस भी कहा जाता है। अब हम लोग दूसरी उपप्रजाति की अगर हम बात करें तो इसका क्या नाम होगा? ओराइजा सेटाइवा जापोनिका, जापोनिका। इसके भी नाम से क्या पता चल रहा है कि इसकी खेती कहाँ की जाती है? जापान में की जाती है। ये जो है ये जापान में उगाया जाता है, ठीक है, जापान में उगाया जाता है और इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल राइस, ठीक है। तो ये कभी बताएंगे, मौका मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नोट्स आप बनाते रहिएगा, साथ में जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो लिखते भी रहिएगा। तीसरी आपकी जो उप प्रजाति है वो क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ये नॉर्मल से एग्जामिनर एग्जाम में पूछ देता है, जवानिका। अगर हम इसकी जवानिका की बात करें, ठीक है, अगर हम जवानिका की बात करें तो ये कैसा है? जंगली है। कैसा है? जंगली धान है। अगर कभी भी अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ देगा कि ओराइजा सेटाइवा जवानिका है, ये कैसा धान माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जंगली धान है, ठीक है। इसकी खेती कहाँ की जाती है? इंडोनेशिया में की जाती है, इंडोनेशिया, ठीक है। हमारी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ साथ में लिखते रहिएगा। इसे इंडोनेशिया में इसकी खेती की जाती है। इसी को बालू धान भी कहा जाता है, ठीक है, बालू धान, ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बालू धान बोला जाता है। अब यहाँ से अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ओराइजा सेटाइवा जापोनिका से। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है समझिएगा। ये जो ओराइजा सेटाइवा जो उप प्रजाति है ये कैसी है? लॉजिंग रेजिस्टेंट है, लॉजिंग रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या होता है कि जो इसके पौधे होते हैं वो छोटे कद के होते हैं, इनका तना कैसा होता है? कठोर होता है, उसके कारण ये क्या है? ये ज़मीन पे नहीं गिरते हैं, ठीक है, ये फसल जल्दी से गिरती नहीं है। तो अगर एडवांस में क्वेश्चन ज़्यादा टफ बनाएगा तो पूछ देगा ओराइजा सेटाइवा ये जापोनिका है, ये किस तरीके की उप प्रजाति है? तो ये लॉजिंग रेसिस्टेंट प्रकार की हमारी उप प्रजाति मानी जाती है, ठीक है, ये गिरती नहीं है। बाकी की जितनी भी हैं ये जंगली धान की अगर हम बात करें, या हमारे यहाँ ओराइजा सेटाइवा है, अब तो ये बहुनी प्रकार की हो गई हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। वरना ये क्या हम लोगों से खूब बड़ी बड़ी हो जाती थी और पानी या हवा के द्वारा जैसे ही जरा सा भी इनको सहारा मिलता था ये ज़मीन के ऊपर लौट जाती थी या गिर जाती थी। कुछ और सामान्य जानकारी की अगर हम बात करें, सामान्य जानकारी की बात करें तो पूछ लिया जाता है कि जो धान का फल होता है वो किस प्रकार का होता है? तो कैरियोप्सिस होता है, कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। जितने भी हमारी कैसी होती धान्य फसलें होती हैं, कैसी धान्य फसलें जिनको हम सीरियल्स बोलते हैं, सीरियल्स क्रॉप होती हैं, उनका जो फल होता है सभी का सभी कैरियोप्सिस होता है। तो ये बात तो आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा। कैरियोप्सिस जितनी भी हमारी धान्य वाली फसलें होती हैं जिनको हम सीरियल्स क्रॉप बोलते हैं वो कैसा उनका फल होता है? कैरियोप्सिस होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका पुष्प क्रम कैसा होता है? पुष्प क्रम के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो इसका पुष्प क्रम होता है पेनिकल, ठीक है, पेनिकल कहा जाता है इसके पुष्प क्रम को। और पुष्प क्रम क्या, कौन सा ये पार्ट होता है पौधे का? जो फ्लावरिंग वाला पार्ट होता है जहाँ पे फूल आते हैं, ठीक है, फूल वाले भाग को ही हम लोग बोलते हैं पुष्प क्रम, ठीक है, तो उसको पेनिकल बोला जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं पेनिकल। दूसरा अगर हम और बात करें तो धान कैसी हमारी फसल है? स्वपरागित प्रकार की फसल है, ये स्वपरागित क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, इसको समझाएंगे किसी दिन। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है,
और ये C3 प्रकार का प्लांट है, C3 प्लांट है। C4 क्या होता है, कैम प्लांट कैसे होते हैं, CAM कैम प्लांट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो टॉपिक से हम भटक जाएंगे, तो इसीलिए जो चीज़ें अभी नहीं बता रहे हैं वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षण वजन, जिसको आप लोग टेस्ट वेट के नाम से जानते होंगे। पूछ लिया जाता है कि धान का टेस्ट वेट कितना होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, धान का टेस्ट वेट। अगर हम इसकी बात करें तो धान का जो टेस्ट वेट होता है नॉर्मल, अगर हम धान की बात करते हैं तो धान का जो टेस्ट वेट होगा वो कितना होगा, 25 ग्राम होगा। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि बासमती धान का बताइए, तो बासमती धान का टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम, तो याद रखना। अच्छा, आप लोगों के एक दिमाग में बात आ रही होगी टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स क्या होता है। चलो देख ही लेते हैं सीड इंडेक्स, यहाँ पे ये क्या बला होती है, अब हम लोग समझ ही लेते हैं इस बला को। देखिएगा, जितने भी छोटे दाने होते हैं, छोटे दानों में क्या होता है, टेस्ट वेट लिया जाता है, और बड़े दानों में क्या लिया जाता है, सीड इंडेक्स लिया जाता है। अच्छा, अब दिमाग में बात आ रही है कि छोटे दानों में हम अगर टेस्ट वेट लेते हैं तो कितना दाना लेंगे, तो यहाँ पे 1000 दानों का वजन लिया जाता है। कितने, 1000 दानों का वजन ले लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सीड इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 100 दानों का वजन लिया जाता है, 100 दानों का हम लोग वजन ले लेते हैं। ठीक है, ये किन फसलों में किया जाता है, जिनके दाने बड़े होते हैं, जैसे आपका मक्का हो गया, है ना, मक्का है, मूंगफली है। आप लोगों ने देखा होगा कि इनके जो दाने होते हैं वो बड़े होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें छोटे में, तो छोटे में आपको जाहिर सी बात पता है, धान, गेहूँ, सरसों, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो धान में सुगंध आती है वो क्यों आती है, तो ये भी याद रखना, धान में जो सुगंध होती है वो, इसमें एक रसायन पाया जाता है। वो कौन सा रसायन पाया जाता है, इसके कारण इसमें सुगंध आती है, तो डाई एसेटाइल 1 प्रोपेलाइन। तो इस रसायन के कारण जो धान में सुगंध आती है, किसके कारण आती है, डाई एसेटाइल 1 प्रोपेलाइन के कारण। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें पोषक तत्व की, धान या चावल हम खा रहे हैं, धान तो नहीं खाएंगे, चावल हम लोग खा रहे हैं, तो उसमें जो पोषक तत्व हैं वो कितने हमको मिलेंगे अगर हम उसको खाते हैं। चावल के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कितने % पाई जाती है, तो आपको बता दें 6 से 7% पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है, ओराइजेनिन प्रोटीन पाई जाती है धान के अंदर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे लगा लीजिए महत्वपूर्ण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लो अब पूछा जाए कि जो धान के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, हालांकि अब यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन पढ़ रहे हो तो जान लो कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, तो 70% पाया जाता है धान के अंदर। ठीक है, अब पढ़ ही रहे हो तो बसा भी जान लो कितने % पाई जाती है धान में। बसा जो होती है 2 से 2.5% पाई जाती है। नेक्स्ट आप लोग हम बात करेंगे तना, जो धान का तना होता है वो किस प्रकार का होता है। अगर हम धान के तने की बात करें तो इसको कहा जाता है कलम। यूपी कट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कलम या हलम भी बोलते हैं इसको। एक और अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जाता है कि जो फ्लैग लीफ होती है धान के अंदर। ठीक है, ये आपको बताते हैं फ्लैग लीफ क्या होती है। चलो पहले हम धान की इमेज ही देख लेते हैं, फ्लैग लीफ किसको बोलते हैं। अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा। देखिएगा, ये जो है, ये जो दिख रही सीधी सी पत्ती, इसी को बोला जाता है फ्लैग लीफ। ठीक है, इसमें खासियत क्या होती है, क्यों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यह ऐसी एक पत्ती होती है जो लगभग, देखो भाई पत्ती है तो पत्ती क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगी, लेकिन कितना प्रकाश संश्लेषण करती है, तो ये जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो अकेले 56% कर देती है। धान के अंदर जितनी भी पत्तियां होंगी उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्लैग लीफ होगी वही प्रकाश संश्लेषण करेगी। कितने % कर देती है, 56% कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो धान की चाहे सारी पत्तियां तोड़ दो, लेकिन ये फ्लैग लीफ को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। ठीक है, जब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो मैंने अभी बताया था कि जो इसका पुष्पक्रम होता है वो किस प्रकार का होता है, तो पैनिकल बताया था।
धान का पुष्पक्रम कैसा होता है, पेनिकल। तो यहाँ से आप लोग ये वाला जो देख पा रहे हैं पूरा पोर्शन यहाँ से, इसी को बोला जाता है पुष्पक्रम। ये कैसा है, पेनिकल है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्लैग लीव है वो कितना कर देती है, तो 56% अकेले ही क्या कर देती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आप सही से लिख लीजिएगा। ठीक है, सही अच्छे से नहीं लिख पाया है, बाकी आप लोग अपनी जो नोटबुक पे लिखना तो ये सही से हिंदी में लिख लेना, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे धान के दाने की बात करेंगे। धान का दाना होता है उसकी बात करेंगे। अगर हम इसमें बात करें तो जो धान का दाना होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में इस तरीके से दाना होता है, फिर उसके आसपास ऐसे ही कवर होता है। ठीक है, इस तरीके से कवर होता है। कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो इसी को बोला जाता है लेमा। ठीक है, और इधर वाले को बोला जाता है पेलिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो धान का जो दाना होता है वो किससे कवर होता है, तो लेमा और पेलिया से कवर होता है। ठीक है, ढककर रखता है ये चीज़। जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ सब ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे प्रजातियाँ। प्रजातियाँ वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, लेकिन सारी प्रजातियाँ मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा, ना ही पढ़ने का कोई मतलब बनता है। क्योंकि आप सस्य विज्ञान में इतनी प्रजातियाँ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, सबको कैसे याद कर पाएंगे। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट प्रजातियां हैं उनके बारे में ही हम लोग बात करेंगे, अन्यथा बाकी को छोड़ देना। अगर जिसका भी मन हो पढ़ने का तो पढ़ सकता है, लेकिन जितनी मैं बता दूंगा वहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर हम सबसे पहले की बात करें तो पूसा बासमती की, पूसा बासमती, बासमती 1, ठीक है, ये इसका नाम है, पूसा बासमती 1। अगर हम इस प्रजाति की बात करें तो ये सबसे पहली बौनी प्रजाति है। पूसा बासमती 1 है, इसमें उच्चतम या उच्च उपज वाली किस्म है, उच्च उपज वाली किस्म है, इसी ने सबसे ज़्यादा किस्म दी है। ठीक है, और ये सब बातें किस में हो रही हैं, ये आपके विश्व के स्तर पे हो रही हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा विश्व में अगर किसी ने दिया है तो पूसा बासमती 1 ने उपज दी है। ठीक है, याद रखना विश्व में। और सबसे पहली बौनी प्रजाति भी इसी को कहा जाता है, तो इसलिए ये बन जाती है महत्वपूर्ण। उसके बाद में आपकी दूसरी आती है पूसा RH10, पूसा RH10 या पूसा RH10 भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये विश्व की सबसे पहली संकर प्रजाति है, विश्व की सबसे पहली संकर प्रजाति है, ये संकर किस्म है। ठीक है, फिर उसके बाद में विश्व की पहली संकर किस्म है, और ये काहे की है, ये बासमती की किस्म है, बासमती की किस्म है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो पहली संकर बासमती किस्म ये है, कौन, पूसा RH10। तो इस पे भी आप IMP लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है भारत में संकर धान की प्रथम किस्म, तो आप क्या यहाँ पे बताएंगे, तो इसमें आपको याद रखना है CORH1। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो भारत में संकर धान की प्रथम कौन सी किस्म है, तो CORH1 को आप लोग बताएंगे। अब कुछ यहाँ से चीज़ें आप लोगों को बता दें कि एक होता है प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी, हालांकि ये आपके मतलब का नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्राइमरी इंट्रो वैरायटीज़। अगर हम इनकी बात करें, और आपको पता होगा, और बोला जाता है सेकेंडरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज़। तो ये भला क्या होती है, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो चीज़ ना हो और वो कहीं से आ जाए, दूसरे देश से आ जाए, तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। अब जैसे हमारे देश में कोई चीज़ है और कोई विदेश से भी लेके आ रहा है तो वो सेकेंडरी इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ये चीज़ होती है। लेकिन अगर हम इसको फसल के उसमें देखें तो आपको पता होगा कि जो हमारे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे, ठीक है, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है, ये बात पता हुई होगी। अगर हम ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन और कहाँ से ये जो वैरायटीज़ आई थी, मुख्यतः गेहूं और प्लस धान की आई थी। और ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा है तो वो गेहूं का रहा है, उसके बाद में धान का रहा है। ये बात तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और इसकी जो वैरायटीज़ आई थी वो कहाँ से आई थी, तो मैक्सिको से आई थी, मैक्सिको से आई थी। जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे वो मैक्सिको में ही काम किया करते थे, वहाँ पे उनका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था वहाँ पे वो लोग वो काम किया करते थे, वहीं से इन्होंने वैरायटी बनाई थी और वो आई थी। अब कौन कौन सी वैरायटी आई थी, क्या हुआ था, तो प्राइमरी इंट्रोड्यूस में हमारे देश में कोई भी बौनी प्रजातियाँ नहीं थी, क्योंकि भाई बौनी प्रजातियाँ ही तो सबसे ज़्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन में आई थी। कैसी आई थी, बौनी प्रजातियाँ, और बौनी प्रजातियाँ हमारे यहाँ थी नहीं। तो इसलिए क्या हुआ कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे मैक्सिको, उन्होंने ये प्रजातियां दी थी। तो जब हमारे देश में ऐसी कोई बौनी प्रजाति थी नहीं, और कहाँ से आई, मैक्सिको से आई, दूसरे देश से आई, तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड।
ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो कौन कौन सी प्रजातियाँ आई थी, तो सब एक आई थी आपकी TN1 और दूसरी आपकी कौन सी आई थी IR8। ठीक है, ये पॉपुलर हैं दोनों, ये दोनों प्रजातियाँ आई थी। अब इसमें क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या याद रखना है, चलो ये करके देख लेते हैं। ये कहाँ से आई थी, ये आई थी आपकी ताइवान से, ताइवान से आई थी। और कब आई थी, अगर याद रखना चाहते हैं तो 1964 में आई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें IR8 की, तो जो IR8 है ये आपकी आई थी IRRI से। ठीक है, अब ये IRRI क्या है इसके बारे में अभी हम बताएंगे। और कब आई थी, ये 1965 में। ऐसा माना जाता है कि ये 1965 में आई थी और ये 1964 में आई थी आपकी TN1। ठीक है, 1964 में आई थी। IR8 आपके किस में आई थी, 1965 में आई थी। TN1 का कहाँ से आई थी, ताइवान से आई थी। और IR8 कहाँ से आई थी, IRRI से आई थी। अब ये देख लेते हैं ये क्या है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। IRRI अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है। ये कहाँ पे है, बच्चा को पता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सभी लोगों को पता है, आपको पता ही होगा कहाँ है, लोस बेनोस, लोस बेनोस। और ये कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में। फिलीपींस की स्पेलिंग एक बार देख लें तो लोस बेनोस में, लोस बेनोस कहाँ है, फिलीपींस। तो आपको याद क्या रखना है, IRRI की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद में हेडक्वार्टर आपको याद रखना कहाँ है, फिलीपींस। इतना याद रखना, लोस बेनोस अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। और आपको बता दें कि यहाँ से एक और चीज़ आपको याद रखना, IR8 को जादुई धान भी कहा जाता है। IR8 को जादुई धान भी कहा जाता है, जादुई धान कहा जाता है IR8 को। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। अब जो अगर हम IR8 की बात करें तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, हालांकि याद रह पाए, इसकी एक कहानी बताते हैं IR8 की। ठीक है, इसकी कहानी कैसी है, जब ये आई भारत में हमारे आई तो इसमें बहुत ज़्यादा, इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा IR8 का ही हुआ था हमारे भारत में, या विश्व की अगर हम बात करें, विश्व में सबसे ज़्यादा IR8 का उत्पादन हो रहा था, इसीलिए इसको जादुई धान कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था, जादुई धान, जादुई धान कहा गया था। ठीक है, समझते रहना। तो एक किसान थे, ये किसान हमारे भारत में हुआ करते थे, इनका नाम था एन सुब्बा राव। ठीक है, ये इनका नाम था। अब एन सुब्बा राव इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए, या इससे इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, तो इन्होंने जो इसकी खेती की, IR8 की जो खेती की, IR जो प्रजाति थी इसकी खेती की, वो लगभग, ठीक है, लगभग कितने बीघा में कर दी थी, IR8 जो जादुई धान था, ये किसान जो एन सुब्बा राव जो किसान हुए, इन्होंने खेती की थी 1600 हेक्टेयर में कर दी। कितनी, 1600 हेक्टेयर एरिया में खेती कर दी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाने लगा, जो ये एन सुब्बा राव था इसका नाम पड़ गया मिस्टर IR8 भी कहने लगे। और साथ में साथ इसको और भी नाम से जानते थे, धान पंडित के नाम से बोलते थे, धान पंडित भी कहते थे। तो ये चीज़ अगर आपको याद रह पाए तो रखना, अन्यथा कोई बात नहीं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इससे प्रभावित हो गया। आगे अगर हम बात करें, बौनी किस्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहाँ से भी कभी कभी यूपी कैट वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं कि जो बौनी प्रजातियाँ थीं इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम इनके शुरुआत के बारे में जानें तो कहाँ से हुई, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो बौनी प्रजातियों की जो शुरुआत थी वो ताइवान से हुई। कहाँ से हुई, ताइवान से हुई, ताइवान से हुई। ताइवान में एक किसान हुआ करता था जो धान की खेती कर रहा था, और कौन से धान की खेती कर रहा था, जैपोनिका प्रजाति की कर रहा था, जैपोनिका धान की या जाति की खेती कर रहा था। ठीक है, समझते रहना। अब ये जो किसान था, इस किसान के खेत में क्या हुआ कि बौने पौधे दिखाई दिए इसके खेत में। इस किसान के खेत में कैसे दिखाई दिए, बौने पौधे। और वो बौने पौधे थे, वो कैसे हो गए थे, वो म्यूटेशन की वजह से क्या हो गए थे, बौने हो गए थे। अब म्यूटेशन क्या है इसको बताएंगे कभी। ठीक है, अभी इतना समझिएगा कि जो शुरुआत हुई वो ताइवान से हुई। एक किसान था जो जपोनिका जाति की या जो प्रजाति थी उसकी खेती कर रहा था, तो बौने पौधे उसके खेत में दिखाई दिए। वो किस कारण हो गए थे, म्यूटेशन की वजह से। तो इसने क्या किया, ये बौने जो पौधे के जो बीज थे उनको इकट्ठा कर लिया इसने, बीज को क्या कर लिया इसने, इकट्ठा कर लिया। और इसने इकट्ठा करके क्या किया, इकट्ठा कर लिया, और इसी इकट्ठे को नाम दे दिया गया
बूजेन, ठीक है, इसी को क्या कह दिया गया, डीजी बूजेन, ठीक है। इसी की कहानी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बॉनी जीन के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये जीन नहीं है, ठीक है, जीन नहीं है, और ये है बीज ही, सीड है, लेकिन इसको नाम अब दे दिया गया है बॉनी जीन के नाम से। अब इसके आगे की कहानी समझिएगा। अब इंटरेस्ट जो है आपको यहाँ से बढ़ने का, जो हमारे प्लांट ब्रीडर हुए, प्लांट ब्रीडर जो जातियाँ बनाते हैं, प्रजातियाँ बनाते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये लोग जो हुए, इन्होंने क्या किया, ये जो डीजी बूजेन था, इसका क्रॉस करा दिया लेटिसेल की नाम की एक प्रजाति से। लेटिसेल एक नाम की प्रजाति, उससे इसको क्रॉस करा दिया गया, ठीक है, समझते रहना ये बात। अब ये क्रॉस हुआ तो क्या बना, तो आपकी बन गई प्रजाति TN1। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि TN प्रजाति कैसे बनी थी, तो डीजी बूजेन और लेटिसेल के क्रॉस से मिलकर बनी है TN1, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, संसार की पहली बौनी प्रजाति, इसीलिए ये सबसे पहले बनी थी, तो इसीलिए इसको बोला जाता है संसार की पहली बौनी किस्म। आगे अगर हम बात करें तो आपको ये एक जो आपकी प्रजाति बनाई गई थी IR8, ये कहाँ बनाई गई थी, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अभी मैंने बताया लॉस वेनोस फिलीपींस में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लांट ब्रीडर था उसने क्या किया, डीजी बूजेन को लिया और इसका क्रॉस करा दिया एक पेटा नाम की जो प्रजाति थी, उससे इसका क्रॉस करा दिया, तो इससे क्या बन गई, IR आपकी 8 बन गई, ठीक है, IR8 बन गई। और इसीलिए जो सबसे IR8 थी, इसका इतना ज़्यादा उत्पादन हुआ, इतना ज़्यादा ये उपजाऊ निकली, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया जादुई धान, ठीक, इसीलिए इसको जादुई धान के नाम से जानते हैं। IR8 है वो जादुई धान है, कहाँ का, विश्व का माना जाता है, अर्थात संसार का जो जादुई धान है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट चलाया गया था। वो प्रोजेक्ट सबसे पहले मेज के ऊपर चलाया गया था, उसके बाद में धान के ऊपर चलाया गया था। तो वही जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे उनका अगर हम नाम की बात करें तो वो प्रोजेक्ट किसके ऊपर चलाया गया था, वो कौन चला रहा था, अगर इसकी बात करें तो ये पैडी के ऊपर चलाया गया था, ठीक है, सबसे पहले वहाँ मेज के ऊपर चलाया गया था। अगर प्रोजेक्ट की अगर नाम की कभी भी बात पूछ दी जाए कौन सा, तो AICRP, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आएगी अभी, आगे कभी जब आप जो AICRP है ये मक्का के ऊपर चलाया गया था, उसके बाद ये धान के ऊपर चलाया गया था। तो ये चीज़, तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा था, एक थे जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे, इनका क्या नाम था, डॉक्टर CVS शास्त्री, ठीक है। शास्त्री जो थे, इन्होंने क्या किया, अब इनकी कहानी को समझते हैं। इन्होंने क्या किया, ये TN1 ली, एक प्रजाति जो TN1 अभी मैंने बताई थी, और एक लोकल वैरायटी ली जिसका नाम था T141, इससे क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, इससे क्या बना, जया बना, आपकी जया प्रजाति बनी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जया से क्या चीज़ आपको याद रखनी है, जया महत्वपूर्ण है, IMP लगाइएगा, महत्वपूर्ण है। इसमें आपको याद क्या रखना है, भारत का जादुई धान कहा जाता है इसको, कहाँ का, भारत का जादुई धान कहा जाता है। विश्व का जादुई धान IR8 को कहा जाता है। अब समझिएगा कि जो अभी मैं बता रहा था कि IR8 से जो आपका जो एक किसान था, उस किसान का क्या नाम था, N सुब्बा राव, ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन ये जैसे ही वैरायटी जया आई, इसने रिप्लेस कर दिया भारत में जो IR8 की थी वो वैल्यू गिरा दी, किसने, जया ने, ये इतनी ज़्यादा उपजाऊ निकली। तो यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं, इतनी प्रसिद्ध हो गई कि IR8 को भी इसने क्या कर दिया, इतनी ज़्यादा जया प्रसिद्ध हो गई, IR8 को इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक, उसकी जगह ले ली, किसने ले ली, जया किस्म ने। कुछ और भी महत्वपूर्ण है किस्में, वो आपको याद रखनी है, उत्परिवर्तित, जिनको म्यूटेंट वैरायटी कहा जाता है, म्यूटेंट वैरायटी या किस्म की बात करें कौन सी है, इसमें ज़्यादा नहीं याद रखना है, आपको 2 याद रखनी है। सबसे पहली जगन्नाथ याद रखनी, एक प्रभावती, ये याद रखनी है। उत्परिवर्तित अगर हम किस्मों की बात करें तो जगन्नाथ याद रखना है, प्रभावती याद रखना, 2 किस्म आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगर लवणता रोधी किस्मों की बात करें, जो लवड़ी मृदा होती हैं उनमें ये ग्रो करती हैं। लवड़ी मृदा जिसमें साल्ट मतलब नमक की मात्रा, नमकीली मिट्टी होती है जिसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं लवड़ी मृदा। तो उसमें जो किस्म होगी वो कौन सी, अगर हम बुवाई करेंगे वो अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगी, जो लवड़ी मृदा हमारी होगी। तो यह एक याद रखना, लूनीश्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा।
ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, नोट्स बनाते रहना, ठीक है, तभी अच्छी तरीके से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।